Most merciful. Here is Shahid Ali, your MDCAT biology teacher. Today we will discuss about absorption and transportation in plants. It's part number 1, जिसमें learning outcomes, water and mineral absorption by roots, osmotic potential, pressure potential and water potential. तो ये हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स हैं. तो वन बाय वन इनको आगे चलाते हैं. सबसे पहले प्रोसेसेस फॉर मूवमेंट अक्रॉस सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके आर पार मूवमेंट कैसे होती है. या प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिज़िकल मैकेनिज़्म कौन कौन से होते हैं. तो फिज़िकल मैकेनिज़्म में पैसिव मूवमेंट भी है और एक्टिव मूवमेंट भी है. ये जो पैसिव मूवमेंट है इसमें डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है एंड ऑस्मोसिस, जिनमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. देन एक्टिव मूवमेंट, active transport by special mechanisms, by special pumps like sodium and potassium pump. And in bulk, और बल्क में जो मटेरियल्स मूव करवाए जाएंगे उसमें वैसे तो यहाँ लिखा गया है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबब होते हैं. लेकिन बल्क जो है ना वो डिफ्यूजन के ज़रिए भी बल्क मूवमेंट करवाई जाती है, जिसको यहाँ मेंशन नहीं किया जा सका. तो बल्क मूवमेंट्स बाय डिफ्यूजन इन बल्क फ्लो. तो बल्क फ्लो पानी के अंदर चीज़ें जो है ना वो हालतशुदा हालत के अंदर मटेरियल्स एंड मिनरल्स जब साथ में मूव कर रहे होते हैं तो इसे हम बल्क फ्लो कहते हैं. देन आगे पर्पज़ ऑफ मटेरियल मूवमेंट्स इन प्लांट्स. तो ये जो मटेरियल की मूवमेंट्स है, ज़ाहिरी बात है इसका कोई मकसद भी तो होगा. तो इसका मकसद अगर हम देखें तो 3 पहलू हैं इसके, 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 तरीके हैं. एक है मूवमेंट इनटू द बॉडी, ये जो कि एब्जॉर्प्शन बाय रूट होगा प्लांट्स के अंदर, इसके अलावा और कोई मैकेनिज़्म नहीं है एब्जॉर्प्शन बाय रूट. इसी तरह से मूवमेंट विद इन द बॉडी, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बाय वास्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम के ज़रिए मटेरियल्स को मूव किया जाएगा. एंड मूवमेंट आउट ऑफ बॉडी, स्पेशली द ट्रांसपायरेशन, जिसके ज़रिए पानी को बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा. और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ना इसको भी एलिमिनेट किया जाता है. लेकिन यहाँ वो गैशियस एक्सचेंज में असल में आ जाता है, इसलिए उसको स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन नहीं किया गया. तो यहाँ स्पेशली पानी के हवाले से बात की जा रही है. लेकिन अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ना ये भी जो ऑक्सीजन है ये भी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट किए जाते हैं, मूव आउट करवाए जाते हैं. तो ये भी अल्टीमेटली मूवमेंट आउट ऑफ बॉडी हैं. लेकिन हमारे यहाँ के कंसर्न के अकॉर्डिंग जो है ना वो ट्रांसपायरेशन, जो कि पानी को एक्सपेल करवाएगी, पानी को एक्सपेल करवाने का पौधे के अंदर यही एक मैकेनिज़्म है ट्रांसपायरेशन, जो कि वेपोरेटिव कूलिंग भी है. पर्पज़ इनका रेस्पायरेशन में, ये जो मटेरियल्स अंदर आए हैं रेस्पायरेशन में इस्तेमाल हो सकें, ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में इनको इस्तेमाल किया जा सके. यहाँ ख़ास तौर पे पानी का ही तज़किरा जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है. बाकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो वो गैशियस एक्सचेंज के मैकेनिज़्म के ज़रिए आएंगे. देन अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर. वो जो अपटेक किया गया ना रूट्स के ज़रिए, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है और फिर वो अपटेक भी कैसे किया जाएगा. तो याद रखिएगा जी, अपटेक उसके लिए एक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर होगी पौधे के पास, जिसको हम रूट कहते हैं. ये जो एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर जो कि रूट है बेसिकली, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स इन बल्क फ्लो. मिनरल्स पानी के अंदर जब हल होकर पानी के साथ अंदर आते हैं ना तो इसे हम बल्क फ्लो कहते हैं. एंड रूट्स आल्सो एंकर द प्लांट्स इनटू द सॉइल. उसके बाद फीचर्स ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर. ये जो एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर रूट है इसके फीचर्स क्या हैं एब्जॉर्प्शन के हवाले से. तो अगर हम इसकी जो है फीचर्स को देखें तो इसमें एक तो सरफेस एरिया, इट शुड हैव द लार्ज सरफेस एरिया.
क्योंकि सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए दो तरीके इख्तियार किए गए। एक तो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग रूट सिस्टम है। ब्रांच जड़ जो है ना, जितना बड़ा दरख्त होगा उतनी बड़े ही उसकी जड़ की उतनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी। जैसे यहाँ राय प्लांट की बात की गई है, 1 मीटर तक टॉल है और इसमें 14 मिलियन ब्रांच रूट्स पाई जाती हैं, जिनको अगर हम सिरे से सिरा जोड़ें तो 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी लेंथ बन जाती है। और उसके साथ साथ रूट हेयर्स जो कि एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स हैं, 67% ऑफ एरिया ऑफ रूट इज़ प्रोवाइडेड बाय द रूट हेयर। ये जो सरफेस एरिया हम जिसे कहते हैं, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग के ज़रिए 33% और रूट हेयर्स के ज़रिए 67% एरिया जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है। देन डेप्थ ऑफ द रूट, बेसिकली ये भी सरफेस एरिया की तर्ज पे ही है, लेकिन बहरहाल डेप्थ, जितनी गहराई में जाएगा उतना वहाँ मॉइस्चर अवेलेबल होगा, और जितना मॉइस्चर अवेलेबल होगा उतना आसानी के साथ पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जा सकेगा। जैसे प्रोसोपिस जो है ना, एक पौधा है फैमिली लेग्यूमिनोसी से, जंड जिसे कहते हैं, आमतौर पे कब्रिस्तानों में देखने को मिलता है। तो छोटा सा पौधा है, लेकिन इसकी जड़ की जो गहराई होती है वो 50 मीटर्स तक हो सकती है। इस वजह से हम इसे विंड ब्रेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये जड़ से आमतौर पे उखड़ता नहीं है। अच्छा, इसके बाद कंडक्शन ऑफ वाटर आफ्टर द एब्जॉर्प्शन। पानी एब्जॉर्ब तो कर लिया, अब इसको असल मकसद तो है कि पत्ते तक लाया जाए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन यहाँ अब दो जो है ना एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इसको जड़ से, जड़ की एपिडर्मस से इसको जाइलम तक लाया जाए, टुवर्ड जाइलम फ्रॉम एपिडर्मस, और दूसरा है जाइलम, जो जड़ की जाइलम है वहाँ से पत्ते की जाइलम तक ऊपर कैसे ले जाया जाएगा। तो यहाँ फॉलो द 3 पाथवेज, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे। इनको हम अभी देखते हैं आगे। और जब जाइलम में पहुंचेगा तो वहाँ से पानी को ऊपर खींचा कैसे जाएगा, इसकी सक्शन कैसे होगी, इसको खींचा कैसे जाएगा। तो उसके लिए मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव थ्योरी कोहेजन टेंशन थ्योरी, या जिसको प्रॉपरली जो है ना TACT, ट्रांसपायरेशन पुल एडहीजन कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो इनको हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, आगे पानी को एब्जॉर्ब करना है तो यहाँ एनाटॉमी ऑफ रूट को अगर हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो सबसे बाहर जो लेयर दिखाई देती है ये एपिडर्मस है। इस एपिडर्मस के अंदर सेल्स की बारीक सी लेयर पाई जाती है, 2 या 3 सेल्स पर मुश्तमिल या इससे ज़्यादा, जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर एपिडर्मस की तरह की सेल्स की एक और लेयर पाई जाती है, रिंग ऑफ सेल्स लाइक एपिडर्मस। इस एंडोडर्मस के अंदर के सेल्स में एक ख़ास जो है ना कवरिंग पाई जाती है इसकी सेल वॉल में, उसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, जो कि बेसिकली सुबैरन और लिग्निन, इन 2 केमिकल्स का मजमुआ होती है। दोनों वाटर प्रूफ होते हैं, सुबैरन और लिग्निन, जो कि 4 सरफेसेस जो है ना एंडोडर्मल सेल्स की कवर करते हैं। जैसे आप एक रूम को देखें ना, इस रूम में 6 सरफेसेस होती हैं, 4 तो दीवारें हो गई, एक छत हो गई और एक फर्श हो गया। तो आप कुछ यूँ तसव्वुर कीजिए कि 4 दीवारों पे तो सुबैरन है जहाँ से पानी अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन ये जो छत और ये जो फर्श है यहाँ पर सुबैरन कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है। तो पानी ने नीचे से ऊपर जाना है बिलफर्ज। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल रख लें तो छत से फर्श से छत, छत से अगले कमरे, ऊपर वाले कमरे का फर्श, वहाँ से कमरे का वॉल्यूम, और वॉल्यूम से होते हुए स्पेस, और स्पेस से होते हुए फिर आगे फर्श की तरफ चलना है। तो रास्ते में कहीं पर भी, क्योंकि 4 दीवारों पर तो मौजूद है कैस्पेरियन स्ट्रिप, 2 सरफेसेस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद नहीं है। इसे मज़ीद आगे देखते भी हैं। फिर उससे आगे आती है पेरिसाइकिल। ये वो रीजन है जहाँ से न्यू ब्रांचेस ऑफ रूट्स राइज हुआ करती हैं। देन वास्कुलर बंडल, उसके अंदर वाली साइड पे जाइलम एंड फ्लोएम है। तो पानी ने असल में यहाँ रूट हेयर से चलना है और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँचना है। तो इस पहुँचने के लिए रास्ते जो इख्तियार किए जाएंगे, उन रास्तों को 3 में डिवाइड किया गया है। एक एपोप्लास्ट पाथवे सिर्फ सेल वॉल के साथ साथ, एक है सिम्प्लास्ट पाथवे, ये देखिएगा यहाँ पर ये आ गया एपोप्लास्ट पाथवे।
सिर्फ सेल वॉल के साथ साथ जा रहा है पानी, लेकिन जैसे ही एंडोडर्मस पे आया तो सेल वॉल, एंडोडर्मस के सेल्स की सेल वॉल 4 साइडों से ब्लॉक है, सेल की 2 साइडों से ब्लॉक नहीं है। तो जो 2 साइडें ब्लॉक नहीं है, ये कमरा है बिलफर्ज, ये इसकी 4 दीवारें हैं, इस तरह से 4 दीवारें, लेकिन ये इसका जो है फर्श है, ये सपोज इसकी छत है कमरे की, तो इधर से इधर को पानी जाता जाएगा। इन 2 दीवारों पर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद नहीं है, तो पानी यहाँ से इस तरह से आगे एंडोडर्मस पर भी इस तरह से आगे चला जाएगा। 3 डायमेंशनल ना होने की वजह से हम यहाँ पर 2 दीवारें तो दिखा पा रहे हैं, 2 दीवारें हम 2 साइड्स हम नहीं दिखा पा रहे हैं। मज़ीद आगे डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ सेल वॉल के साथ साथ जो पानी जाएगा, इसे हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, फास्ट होता है ये, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, अब सेल वॉल का रास्ता ब्लॉक हो गया है, अब इसे सेल के अंदर आना ही पड़ेगा। अब जब पानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से होकर स्पेशल सुराखों के ज़रिए आगे जाएगा, इन सुराखों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो कि प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, तो इसे हम सिम्प्लास्ट पाथवे, तो यहाँ से सिम्प्लास्ट पाथवे होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं पाथवे ऑफ एडजेसेंट वॉल्स ओनली, जबकि यहाँ से इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द रूट सेल्स, जो साथ वाले सेल्स होते हैं, इनके प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़े होते हैं स्पेशल सुराखों के ज़रिए। इन सुराखों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे यहाँ, जबकि प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते। जबकि वैक्यूलर पाथ, इसमें सेल वॉल के साथ भी साइटोप्लाज्म में एंटर होने के बाद अगेन दोबारा वैक्यूल में जाएगा, और वैक्यूल से दोबारा साइटोप्लाज्म में आकर फिर सुराखों के ज़रिए आगे जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए आगे जाएगा। तो यहाँ भी प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व होते हैं। एपोप्लास्ट पाथवे तेज़ तो है, लेकिन एंडोडर्मस पे जाकर ये ब्लॉक हो जाएगा, एंडोडर्मस पे जाके ये रुक जाएगा। एंडोडर्मस पे जाके ये रुक जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे और वैक्यूलर पाथवे ये एंडोडर्मस पे जाके भी रुकते नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर तो पानी चलता ही इसी रास्ते से है। देन एपोप्लास्ट पाथवे फास्टेस्ट प्रोसेस है, सिम्प्लास्ट पाथवे स्लो है, जबकि वैक्यूलर पाथवे स्लोएस्ट है। इसलिए यहाँ से ना मटेरियल्स नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन के अंदर मूव किया करते हैं, जबकि यहाँ अगर हम इन दोनों को देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मोस्ट ऑफ वाटर इस तरीक़ा से मूव करेगा, जबकि यहाँ पानी का तो इतना ज़्यादा किरदार नहीं है। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा, पानी में हलशुदा जो मिनरल्स हैं वो ख़ास तौर पे यहाँ से साइटोप्लाज्म के अंदर उनकी मूवमेंट को स्पेशली यहाँ पर देखा जाएगा। तो लेस इंपॉर्टेंट फॉर वाटर बट हैज़ सिग्निफिकेंस इन द सॉल्ट मूवमेंट। ये एडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर ना साथ में जो ज़्यादा एड मिलती है साइटोप्लाज्म में ऐड होने के बाद, वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो ये एक डिफरेंस देखा हमने। यहाँ एनाटॉमी को देखते हैं। तो ये है रूट हेयर, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के अंदर मौजूद है। यहाँ से पानी वाटर पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से इधर एंटर होगा, अभी हम आगे देखेंगे। फिर ये एपिडर्मिस है, और उसके बाद ये कॉर्टेक्स है। जैसे ही एंडोडर्मिस पे आए तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। इस कैस्पेरियन स्ट्रिप से आगे सेल वॉल के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, तो अब यहाँ से इसे साइटोप्लाज्म में घुसना ही पड़ेगा, और फिर बाद में वैक्यूल के अंदर भी बालूकात ये घुस जाता है और प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए आगे मूव करेगा। तो इसे हम एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। यहाँ पे वो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात कर रहे थे, ये एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स और ये एंडोडर्मिस के सेल्स हैं। वो जो मैं आपसे 6 पोर्शंस की बात कर रहा था, एक दीवार ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। अब दरमियान जो है ना ये खाली है। यहाँ से पानी जो है ना, अब दरमियान से पहले तो वो सिर्फ सेल वॉल के साथ साथ इधर से ऐसे चलता हुआ जा रहा था,
लेकिन अब वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी घुसेगा और यहाँ से आगे मूव करेगा। तो ये एक थ्री डी जो है ना इमेज को दिखाने की कोशिश की गई है। देन आगे पानी के साथ साथ मिनरल्स का अपटेक। तो सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स कौन से अवेलेबल होंगे पौधे को, याद रखिएगा सॉलिड फॉर्म के अंदर मिनरल्स ये पौधे को अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि ये मिट्टी के ज़रात के साथ आयनिक बॉन्ड बना लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये पौधे के लिए अवेलेबल नहीं है। इसे आयनिक फॉर्म में ये तब आएगा जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होगा। एक तो अवेलेबिलिटी बनवाना ज़रूरी है, तभी जब भी हम कोई भी खाद या कोई भी मिनरल पौधे को देते हैं तो फ़ौरन हम उसको फ्लडिंग करते हैं, उसमें पानी भरते हैं ताकि ये आयनिक फॉर्म के अंदर आ जाए, क्योंकि वो किसी ना किसी सॉल्ट की फॉर्म में होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में है, तो उसे फ़ौरन जो है ना पानी दिया जाएगा ताकि ये क्रिस्टल्स इमीडिएटली जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में आयनिक फॉर्म के अंदर आ जाएं और पौधे को अवेलेबल हो सके। देन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मिनरल्स। अगर ज़मीन में मिनरल्स कम हैं पौधे की निस्बत, तो ज़ाहिर बात है कभी नहीं अंदर जा पाएंगे। हमें ज़मीन में मिनरल्स की मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा किसी भी तरीक़ा से, खा वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, खा वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और फिर हर मिनरल का अपना ग्रेडियंट डिफरेंस मैयर किया जाएगा। मैटर करता है कि अगर एक का ग्रेडियंट डिफरेंस ज़्यादा है तो वो तो जाएगा अंदर, लेकिन अगर एक का ग्रेडियंट डिफरेंस अंदर भर गया है मिनरल ज़्यादा, तो अब यहाँ से मिनरल अंदर नहीं जा पाएगा। देन कंपैटिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन एंड मिनरल वहाँ से गुजर भी सकता है, उसमें मेम्ब्रेन के अंदर उसको ले जाने की सलाहियत, जैसे पोटाशियम आयंस हैं ये लिपिड के थ्रू भी मूव कर जाएंगे डिफ्यूजन के ज़रिए, लेकिन उसके साथ साथ कैरियर मॉलिक्यूल्स, तो मोस्ट ऑफ आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स, कैरियर प्रोटीन्स, इस पर भी डिपेंड करेगा कि कैरियर प्रोटीन्स कितनी फ़ाल और कितनी फंक्शनल हैं, या कितनी जो है ना वो एक्सेप्टेबल हैं। देन यहाँ कुछ डेफिनेशंस का अहाता किया गया। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन में कोई बैरियर नहीं होता, जबकि ऑस्मोसिस में एक बैरियर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। डिफ्यूजन में कुछ भी मूव कर सकता है फ्रॉम हाई टू लो, लेकिन ऑस्मोसिस में हमेशा पानी मूव करेगा फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम लो टू हायर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन इसमें सभी किस्म के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, और इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी तमाम किस्म के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। डिफ्यूजन में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, लाइकवाइज ऑस्मोसिस में भी, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल होगा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हम डाउन हिल मूवमेंट कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम अप हिल, डाउन हिल को हम डाउन द कंसंट्रेशन, और अप हिल को हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस कहा करते हैं। एक जनरल सा डिफरेंस आ गया। देन वाटर पोटेंशियल, किसी भी कंटेनर में जितने भी जो हमने पानी भरा, उस पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडम मोशन के अंदर हैं, उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी तमाम मॉलिक्यूल्स की, जो कि हाफ mv² से हम डिटरमिन किया करते हैं, तो वो पानी का वाटर पोटेंशियल कहलाएगा कंटेनर में। तो इसका मतलब है जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल मतलब जितना ज़्यादा पानी होगा। तो वाटर पोटेंशियल दो चीज़ों पे, एक तो सीधा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा है उसकी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी का पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाया करता है, लेकिन बहरहाल इस बात को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। इसको हम साय से, पोटेंशियल को हम साय से डिनोट करते हैं, और साय W वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। प्योर पानी जिसमें कोई सॉल्यूट नहीं है उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, और उसे बाय डेफिनेशन यहाँ पे ज़ीरो तस्वर किया गया है। तो अहम इंफॉर्मेशन, वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टू लो वाटर पोटेंशियल, अल्टीमेटली ज़ाहिर बात है हाई वाटर पोटेंशियल। तो यहाँ से डेफिनेशन भी यही आ जाएगी कि ऑस्मोसिस की मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल।
तमाम सॉल्यूशंस, जब भी कोई सॉल्यूट ऐड हो जाएगा ना, उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा प्योर वाटर से 0, और उसकी वैल्यू हमेशा सॉल्यूशन की माइनस में आएगी. So all solutions have negative value of water potential at atmospheric pressure and defined temperature. जैसे आपसे कहा, टेम्परेचर बढ़ने से वाटर पोटेंशियल राइज कर जाता है, लेकिन बहरहाल हमारा टेम्परेचर के साथ यहाँ कंसर्न नहीं है. अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को डिटरमिन करते हैं? एक है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसे हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं. साई डब्ल्यू से हम इसे डिनोट करते हैं. बेसिकली मेजर ऑफ चेंज, जब भी हम पानी में सपोज नमक ऐड कर देना, वो सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ये जो डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल हुआ है सिस्टम का ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है. तो मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जितना सॉल्यूट ज़्यादा होगा उतना सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ना वो जो है वो ज़्यादा, इट विल लोअर द वाटर पोटेंशियल, और सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता जाएगा, मोर नेगेटिव जो है ना वो होता जाएगा. यहाँ मोर द सॉल्यूट, हम सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ दे विल बी मोर नेगेटिव, यानी कि लोअर विल बी द सॉल्यूट पोटेंशियल, मोर नेगेटिव होता जाएगा, मोर नेगेटिव, ये इस सेंस में बात की गई है. देन प्रेशर पोटेंशियल, अगर यहाँ बात की जाए तो वो पोटेंशियल, वो प्रेशर जो कि पानी को फ्लो करवाएगा, जो कि पानी को चलाएगा, उसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहेंगे. ज़ाहिर बात है ये एक फिजिकल पोटेंशियल है, तो ये जो फिजिकल पोटेंशियल है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. और ये होता कब है? इफ़ ग्रेटर प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे खाले के अंदर पानी खड़ा है, वो चल नहीं रहा, जब हम पीछे से ट्यूबवेल चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, पंप चलाएंगे, एक प्रेशर लगेगा, पानी मूव करना शुरू कर देगा, तो उसे हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं. इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. और ये सेल के अंदर सिचुएशन जन्म ले सकती है जब बाहर से पानी सेल में भरता है, ख़ासतौर पर प्लांट सेल में, और उसकी वजह से प्लांट सेल में एक टर्गर प्रेशर भी जन्म लेता है. इसे हम टर्गर पोटेंशियल भी कहा करते हैं, प्रेशर पोटेंशियल को. तो यहाँ से एक कंक्लूजन आया कि जो वाटर पोटेंशियल है वो बेसिकली सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का सम होता है, जो कि इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट वेरी कर जाए. सो वाटर विल मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट, जब भी कोई एक चीज़ यहाँ से वेरी करेगी, ये या ये कुछ भी वेरी कर जाए, सॉल्यूट ऐड हो जाए या पानी ऐड हो जाए या निकल जाए, कुछ भी हो जाए, तो फौरन सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा. पानी को रिमूव करके या पानी को ऐड करके, कुछ भी करके सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगा. और इस मूवमेंट के दौरान पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. अब यहाँ पानी जो रूट्स के अंदर ऐड हो रहा है ना, उसमें सॉइल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है रूट से, रूट का स्टेम से, स्टेम का लीफ से, लीफ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है एटमॉस्फेयर से. तो जहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ पानी जो है वो मूव करेगा. फिर नेक्स्ट वन, ये केस स्टडी हमारे सिलेबस के अंदर दी गई. तो यहाँ देखिएगा, दो सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, दरमियान में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है. सॉल्यूट तो मूव नहीं करेगा, सिर्फ पानी मूव कर सकता है. अब देखें यहाँ इसका वाटर पोटेंशियल है -1200 किलो पास्कल, इसका वाटर पोटेंशियल है -800. तो जाहिर बात है वाटर पोटेंशियल -1200 ये कम है, -800 ये ज़्यादा है. माइनस में ज़्यादा वैल्यू कम हो जाती है, ज़्यादा बड़ा डिजिट कम वैल्यू रखता है माइनस में. तो ज़ाहिरी बात है वाटर पोटेंशियल इसका बी सेल का ज़्यादा है, इस सेल का वाटर पोटेंशियल कम है. तो जब पानी, ज़ाहिरी बात है, यहाँ से हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ इधर को पानी मूव करेगा, क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो सिर्फ पानी को तो इजाज़त है, बाकी चीज़ों को इजाज़त नहीं है. कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा. और आप अगर गौर करें, इसका इक्विलिब्रियम आएगा 1000 किलो पास्कल पे, यानी कि दोनों को सम कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो -1000 किलो पास्कल पे. ज़ाहिरी बात है इसका वाटर पोटेंशियल, इसका प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा है. अगर पानी जो है ना इसमें कम है तो प्रेशर पोटेंशियल जो है इसका ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है. यहाँ प्रेशर पोटेंशियल जो है ना वो कम है.
और यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ना वो कम है, यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल। अच्छा ये प्लस, ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आज जैसे आपको पहले बताया कि पानी बी से ए हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, इन विच डायरेक्शन वाटर विल मूव बाय ऑस्मोसिस, ज़ाहिर सी बात है बी टू ए, क्योंकि बी का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। इक्विलिब्रियम पे वाटर पोटेंशियल -1000 K होगा, और सॉल्यूट पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम, अब यहाँ देखिएगा -2000 और -1400, इन दोनों का इक्विलिब्रियम -1700 पे जाके इन दोनों का इक्विलिब्रियम आएगा, और इन दोनों का इक्विलिब्रियम जो है ना वो 700 पे आएगा। 8 और 6 14, 1400 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से इस चीज़ को हम देखते हैं। That is all about today's lecture. Thank you.